हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केसीसी एजुकेशन आईएएस एस्पिरेंट चैनल पर। मेरा नाम है कौशल कुमार। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, भारतीय संविधान की इस सीरीज में हम आपको करा रहे हैं पांचवा मौलिक अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। जी हाँ, इसमें हमने आपको लास्ट टाइम आर्टिकल 29 करा दिया था और आज हम कवर कराने वाले हैं आपको आर्टिकल 30। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद हम आपको 30 कराने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको पिछली वीडियो में एक सुधार कर लेना है। लास्ट वीडियो में हमने क्या करा है कि बाय मिस्टेक फ्लो में कुछ थोड़ा सा सन था वो गलत बोल दिया। उस सन को उस ईयर को आपको करेक्शन करना है कि जनप्रतिनिधि जो अधिनियम है वो हमने शायद 1956 बोल दिया है, जो कि गलत है। ये गलत है, उसको आप सुधार लेंगे और जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950 बंद कर लेंगे। क्योंकि जब पहली बार चुनाव हुए भारत में तो उससे पहले चुनाव कौन कौन लड़ सकता है और किसकी टिकट या सीट रद्द की जा सकती है, उसके लिए अधिनियम बनाए गए थे, नियम बनाए गए थे। तो एक कानून आया था उन लोगों के लिए, राजनेताओं के लिए। तो इसी को कहा गया था हमारा जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज सबसे पहले इसको सुधार लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि देखो, छोटी छोटी मिस्टेक ना हो जाती हैं और अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप कमेंट बॉक्स के अंतर्गत कमेंट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, हम भी मानव ही हैं, कोई अवतार लेकर तो उपस्थित नहीं हुए हैं, ना ही कोई मशीन है कि गलती नहीं होगी। क्योंकि फ्लो में जब आपको भी कभी कभी ऐसा होता होगा कि आप बोलना कुछ चाहते हैं और बोल कुछ और देते हैं, लिख कुछ और देते हैं, तो ऐसी छोटी मोटी मिस्टेक को आप थोड़ा करेक्शन करते हुए चले। और कोई आपको कहीं पर भी दिक्कत लगती है तो प्लीज़ हमको कमेंट बॉक्स के अंतर्गत जरूर बताएं, और अगर वो वाक्य में कुछ शुद्धिकरण होगा तो हम तुरंत उसमें शुद्धिकरण करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं हमारा सबसे पहले आर्टिकल 30। जी हाँ, आज हम आपको बताने वाले हैं आर्टिकल 30 के बारे में कि आर्टिकल 30 क्या कहता है, अनुच्छेद 30 क्या कहता है। अनुच्छेद 30 कहता है कि शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों को अधिकार। जी हाँ, अल्पसंख्यकों को अधिकार है। यहां पर हम बात करेंगे कि जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं वह अपने स्वयं के संस्थान यानी कि शिक्षण संस्थान भी खोल सकते हैं। ध्यान रखिएगा, शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं, प्लस क्या कर सकते हैं, उनका प्रशासन भी कर सकते हैं। यानी कि इनकी स्थापना और प्रशासन करने का मतलब है कि वहां पर वह क्या क्या काम होंगे, कैसे कैसे होंगे, वो पूरा का पूरा मैनेजमेंट देख सकते हैं, उनकी व्यवस्था कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं प्रशासन करना। चलिए आगे बात कर लेते हैं कि इसमें आखिर क्या क्या चीजें आती हैं। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में अनुच्छेद लास्ट में भी बता दिया था कि अल्पसंख्यक शब्द को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने अल्पसंख्यक शब्द का जो मतलब बताया था वो बताया था कि भाषाई आधार पर और धार्मिक आधार पे हम अल्पसंख्यक मानेंगे। और इसमें भी मैंने आपको बताया था कि किसी चीज को अगर हम क्या मान लें, 100% मान लेते हैं, तो उस 100% का अगर कोई 50% से भी कम है तो वो कहलाएगा हमारा अल्पसंख्यक। तो भाषाई आधार पर ऐसी भाषा के लोग, मतलब उस भाषा का प्रयोग कुल जनसंख्या में 50% से भी कम लोग करते हैं, तो उसको हम अल्पसंख्यक या अल्पभाषाई मतलब लोग मान सकते हैं। दूसरा, धार्मिकता के आधार पर मैंने बताया था कि हिंदू धर्म को छोड़कर बाकी 6 धर्म, जिसमें हमारा सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी और मुस्लिम धर्म यानी कि 6 धर्म आते हैं। ये 6 के 6 धर्म यानी कि हिंदू धर्म को छोड़ दीजिए, बाकी सारे धर्म भारत के अंदर क्या है, अल्पसंख्यक हैं। तो अल्पसंख्यक के आधार पर इनको विशेष दर्जा दिया गया, यानी कि ये जितने भी अल्पसंख्यक लोग हैं इनको विशेष प्रावधान दिया गया भारतीय संविधान के आर्टिकल 30 के अंदर। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि शिक्षा से संबंधित कई समस्याओं का सामना डॉक्टर BR अम्बेडकर ने अपनी जिंदगी में करा था, जिसका प्रभाव संविधान में हमको मौलिक अधिकारों के रूप में देखने को मिलता है ना।
क्योंकि उनको कई बार शिक्षा का जब मतलब शिक्षा के संबंध में कई समस्याओं का सामना करना पड़ा, तो वो चाहते थे कि संविधान में ऐसी व्यवस्था हो, इसके पक्ष में थे। कई सारे अन्य लोग भी उनके समर्थन में थे कि हाँ, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि देश में कोई भी ऐसा तबका जो क्या है हमारा अल्पसंख्यक है या कमजोर वर्ग है, वो वंचित ना रहे किसी चीज से। इसीलिए इनको अलग से प्रावधान दिया गया। इसमें कहा गया कि ये अपने शिक्षा संस्थान खोल सकते हैं और इनका प्रशासन भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने पहले बताया कि अल्पसंख्यक शब्द को संविधान में डिफाइन नहीं किया गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो हिंदू लोग हैं वो शिक्षा संस्थान नहीं खोल सकते, वो भी खोल सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन इनको लिखित रूप से कुछ विशेष प्रदान मतलब अधिकार प्रदान कर दिए ताकि इनका कोई अतिक्रमण या शोषण ना करे। चलिए, अल्पसंख्यक प्लस अन्य दोनों को अधिकार है, परंतु इनकी सुरक्षा को विशेष रूप से दर्जा दिया गया है अल्पसंख्यकों को। इसीलिए ये अपने शिक्षा संस्थान खोल भी सकते हैं और उनका संचालन भी कर सकते हैं। एक बात और याद रखनी है कि अनुच्छेद 30 को, आर्टिकल 30 को क्या कहा जाता है? शिक्षा अधिकारों का चार्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिक्षा अधिकारों का चार्टर। कौन से आर्टिकल को कहा जाता है? तो आर्टिकल 30 को कहा जाता है, प्लीज याद रखिएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं एक बात और कि जो शिक्षा संस्थान अल्पसंख्यकों के द्वारा खोले जाते हैं, राज्य या सरकार उनको क्या करती है? अनुदान प्रदान करती है, फंड देती है, यानी कि उनकी आर्थिक रूप से सहायता करती है। और जब वह आर्थिक रूप से उनकी सहायता करेगी, अनुदान देगी, तो इसमें वो भेदभाव नहीं करेगी कि इस शिक्षण संस्थान के अंदर इस प्रकार की भाषा को लेकर या धर्म को लेकर वो भेदभाव नहीं करने वाली है, ऐसा प्रावधान है। तो राज्य सहायता देते समय भेदभाव नहीं करेगा। इसीलिए आपको देखते भी होंगे कि अल्पसंख्यकों के आधार पर कई सारी शिक्षण संस्थान की स्थापना की गई है, जैसे कि AMU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ऐसे ही आपको दिल्ली के अंदर भी दिखाई देगा, ये यूपी के अंदर है, दिल्ली के अंदर भी आपको दिखाई देगा JMI, यानी कि जामिया मिलिया इस्लामिया। ये जो यूनिवर्सिटी है ये भी हमारा किसके आधार, मतलब मुस्लिम लोगों के जो समुदाय है उन्होंने इसको ओपन किया है, खोला है, लेकिन यहाँ पर आर्थिक सहायता दी जाती है सरकार के द्वारा। लेकिन क्या केवल अल्पसंख्यकों को ही अधिकार है? हिंदुओं को नहीं, हिंदुओं को भी है। जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर आपको BHU दिखाई देता होगा, यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो आपको दिखाई देती है वो हिंदुओं के मतलब द्वारा ही खोली गई है। तो इसका मतलब साफ है कि ऐसा नहीं है कि बहुसंख्यक लोग नहीं खोल सकते हैं अपना धार्मिकता के आधार पर कोई शिक्षण संस्थान, वो भी खोल सकते हैं, लेकिन अल्पसंख्यकों को विशेष दर्जा दिया गया या विशेष रूप से लिखकर, ताकि उनको अधिकारों को छीने ना। ऐसा इसलिए क्योंकि पुराने समय से ही अल्पसंख्यकों के साथ थोड़ा भेदभाव देखा जाता रहा है, इसलिए इनको विशेष दर्जा दिया गया। चलिए, तो सबसे पहली बात ये कि अगर ये प्रवेश ये जो हमारा अल्पसंख्यकों के द्वारा जो शिक्षा संस्थान खोले जा रहे हैं, तो इनमें केवल क्या अल्पसंख्यक के लोग ही प्रवेश ले सकते हैं, यानी कि एडमिशन ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, या बहुसंख्यक लोग भी पढ़ सकते हैं? तो समझ लीजिए कि यदि मैं बता रहा हूं, यदि किसी अल्पसंख्यक वर्ग के द्वारा खोला गया शिक्षण संस्थान जिसमें राज्य के द्वारा अनुदान या सहायता दी जाती है, कोई भी शिक्षण संस्थान है वो किसी विशेष समुदाय के द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग के द्वारा खोला गया है और उसके अंदर फंड आता है, राज्य सरकार के द्वारा सहायता आती है, तो ऐसे में अल्पसंख्यक लोग तो पढ़ ही सकते हैं, लेकिन बहुसंख्यक लोग भी पढ़ सकते हैं। यानी कि ये जो हमारा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, ऐसा नहीं है कि मुस्लिम समुदाय के लोग ही इसमें पढ़ेंगे, इसमें हिंदू समुदाय के लोग भी पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो सीटें रिजर्व होंगी वो प्रायोरिटी के रूप में, प्राथमिकता के रूप में, वो हमारे जिस वर्ग ने उसको खोला है उस वर्ग की सीटें थोड़ी सी प्रायोरिटी मिल जाती है, यानी कि उनको प्राथमिकता मिलेगी, उसके बाद अन्य का एडमिशन होगा। तो कोई भी प्रवेश ले सकता है अगर राज्य उसमें सहायता देता है या अनुदान करता है। तो साथ ही एक बात, अगर ऐसे शिक्षा संस्थान जिनमें राज्य सहायता या अनुदान दे रहा है, तो वहाँ का जो पाठ्यक्रम होगा वो सेम पाठ्यक्रम होगा, यानी कि जो गवर्नमेंट कॉलेज वगैरह के पाठ्यक्रम होते हैं वही पाठ्यक्रम वहाँ पर भी लागू होगा, और शिक्षण के जो मानक हैं सेम, और वहाँ का सेम स्टाफ मेंबर भी वो किसके द्वारा संचालित किया जाएगा? राज्य के द्वारा ही तय होता है, ध्यान रखिएगा। तो आई होप आपको आर्टिकल 30 प्रॉपर्ली क्लियर हुआ होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंतर्गत
जरूर लिखें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।